नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। मैं हैप्पी लाल आपको आज बताने जा रहा हूं बायोलॉजी का जो VVI क्वेश्चन चल रहा है सीरीज में। तो 18 क्वेश्चन तक हम लोग चर्चा कर चुके थे और 19वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार आपके परीक्षा में आ चुका है। मोनोकार्पिक फल, है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे बाबू कि मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। तो वैसा पौधा जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है मोनोकार्पिक कहलाता है। यदि एक बार पूरा जीवन भर में फूल होता है तो उसको कहेंगे मोनोकार्पिक। जैसे में अगेव और बांस, जो बांस प्रजाति के होते हैं वह अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पन होते हैं। जैसे बांस में 50 साल 100 साल के आसपास के बाद होता है, ठीक ना। दूसरा देखेंगे बाबू कि देखो हम जो बना रहे हैं वीडियो, यह पूरा चैप्टर वाइज है ना, क्योंकि जब तक चैप्टर वाइज नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम आपको चैप्टर वाइज बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा प्रश्न आ रहा है, किस चैप्टर से है। तो तीसरा लेसन जो हम लोग का पढ़ना है मानव जनन के बारे में है, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि वृषण और अंडाशय प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य दें। देखो बाबू, आपको कभी कभी परीक्षा में आता है कि, चलिए अच्छा आगे बताते हैं, पहले इसको समझिएगा कि वृषण क्या है। तो वृषण जो है यह शुक्राणु का उत्पत्ति करता है तथा नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यह देखिए ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। टेस्टोस्टेरोन कौन लिंग हार्मोन है? तो नर लिंग हार्मोन। तो यहाँ देखिए आपको वीडियो देखने से फ़ायदा क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव भी क्लियर और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर। तो नर लिंग हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसको स्रावित करता है, साथ ही नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी शुक्राणु जो है किस में पाया जाता है बाबू? तो नर युग्मक में। आपको परीक्षा में आ सकता है कि शुक्राणु का चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। किसका? शुक्राणु का। याद रखिए किसका बोल रहे हैं, तो शुक्राणु का जो है उसका चित्र बनाइए। आपको 5 नंबर का दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब 5 नंबर का दे तो हम शुक्राणु का फिगर बना दें। हम ऐसे बताएंगे, अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन है बउआ इसलिए नहीं बता रहे हैं। आगे देखेंगे बाबू कि अंडाशय, यह अंडे की उत्पत्ति करता है। नाम से ही पता चल रहा है अंडाशय, है ना। तो यह अंडा की उत्पत्ति करता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो मादा लिंग हार्मोन, मादा में पाया जाता है। यह मादा लिंग के लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन को भी स्रावित करता है। तो यहाँ देखिएगा 2 पॉइंट याद आ गया आपको कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो टेस्टोस्टेरोन। और महिला से जो स्त्री है उससे कौन सा स्रावित होता है लिंग हार्मोन में? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको VVI मार लीजिए, है ना, एकदम ज़बरदस्त मैटर है बउआ। कॉपर्स ल्यूटियम का क्या कार्य है? तो इसी चैप्टर में पढ़ना है। यह जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है यह एक अस्थायी संरचना होता है जिसकी उत्पत्ति ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग, यानी अंडा जब निकलता है, अंडा जो उसके अंदर उत्सर्ग होता है तो उसके बाद होता है। ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग के बाद होता है। इसमें एक पीत वर्णक होता है जिसे ल्यूटीन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि जब अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है तो उसमें एक पीत होता है, पीत वर्णक होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ल्यूटीन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा में गर्भाधान हेतु प्रोजेस्टेरोन स्रावित करना है। यानी कि जो कॉपर्स ल्यूटियम है वह गर्भधारण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय कहाँ होता है? तो मादा में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे बउआ, कॉपर ग्रंथि। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर ग्रंथि क्या है? तो कॉपर ग्रंथि जो होता है एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होता है एवं मूत्र मार्ग में खुलता है। यह भी नलिका कोष्ठकीय ग्रंथि है। इसका स्राव क्षारीय द्रव एवं मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। कॉपर ग्रंथि जो है किसका रक्षा करेगा? तो शुक्राणु का रक्षा करेगा। किससे? मूत्र के अम्ल से। जो मूत्र है उसमें अम्ल पाया जाता है उससे शुक्राणु को यह बचाता है ना।
क्योंकि शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु वृषण में पाया जाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बउआ, क्वेश्चन नंबर 23, ज़बरदस्त मैटर। भ्रूण कोश के, इसको इम्पोर्टेंट करिए, इसको इम्पोर्टेंट मारिए, IMP इम्पोर्टेंट। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है? तो आपको भ्रूण कोश के भी तोड़ दीजिए, भ्रूण के भी बारे में कभी कोई पूछ सकता है कि भ्रूण किसे कहते हैं, एम्ब्रियो। तो अब भ्रूण कोश, कोश मतलब क्या होता है, जहाँ जमा करते हैं, तो भ्रूण जहाँ रहता है उसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। तो भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या क्या होगा? पहला है अंडा, दूसरा है द्वितीयक केंद्रक। N और 2N क्या दिए हैं? कोशिका के बारे में कभी नहीं पूछता है कि कितना युग्मित है, एक युग्मित, द्वियुग्मित, उसी प्रकार से N 2N, सहायक कोशिका, एंटीपोडल कोशिका, यह 4 गो जो है इसका घटक कोशिका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मासिक चक्र। यह जो क्वेश्चन मासिक चक्र है बउआ, आपको 5 नंबर या 2 नंबर का पूछता है, तो अभी हम 2 नंबर के लायक या 3 मतलब कहिए तो 2 नंबर से ऊपर ही आपको इसमें समझा दिया गया है। और इसका विशेष करके जो भी होगा वो आप अपने से लिख भी सकते हैं, और मैं जब दीर्घोत्तरीय बताऊंगा तो उसमें भी आपको बता दूंगा। तो मासिक चक्र क्या है? तो नारी में संपूर्ण जनन वर्ष, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिए, जनन वर्ष और जीवन वर्ष दोनों अलग है। जीवन कितना लंबा हो सकता है? 70 साल, 80 साल, 90 साल। अब तो उतना दिन तक कोई जिंदगी नहीं रहते हैं, पहले बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो लोग रह पाते हैं। तो जनन मतलब होता है जब तक कि बच्चा जन्म देते हैं, जितना उम्र तक, तो 40 साल, 45 साल, 45-50 के आसपास लास्ट होता है, शुरू से लेकर के 12, 14, 15। तो जनन वर्ष तक एस्ट्रोजेन, यह देखिए एक हार्मोन है, एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है, एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। इस चक्र को हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। ठीक है, ध्यान हो गया। चलिए, तो यह चक्र जो है 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। साधारणतः यह चक्र प्रति माह 28 दिनों तक चलता है, एवं पुनः इसकी पुनरावृत्ति 28 दिनों में हो जाती है। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको लगभग में कॉन्सेप्ट हम इसमें दे दिए हैं, जिससे आप आगे भी बना करके लिख सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं। तो हम दीर्घोत्तरीय में उसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको उतार ले या देख लें, तो बाबू वीडियो रोक करके इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सुविधा आपका होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है? आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, रटते आ रहे हैं कि नर युग्मक यानी कौन है? शुक्राणु। देखो ब्रैकेट में जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपके परीक्षा का उद्देश्य है कि आपको ध्यान में रह जाए, कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम घुस जाए। तो नर युग्मक जो है शुक्राणु है, और नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन या संयुग्मन को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बउआ? फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक मेल गैमेट और मादा गैमेट जो है फीमेल गैमेट है, वो दोनों जब मिलता है तब जा कर के बनेगा निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आरोपण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए, परीक्षा में आपका पूछा है। आरोपण किसे कहते हैं? यह क्रिया कब आरंभ होती है? तो निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह यानी कि कई दिन चलता है बउआ? तो 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के भीतरी सतह से चिपक जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वह गर्भाशय के भीतरी सतह से चिपक जाता है, और भ्रूण के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से संबंधित भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक सतह से चिपक जाता है, और भ्रूण का गर्भाशय ही आंतरिक दीवार से संबंधित होने की क्रिया को आरोपण कहते हैं। जब भ्रूण जो है गर्भाशय के आंतरिक दीवार से संबंधित हो जाता है तब हम उसे आरोपण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको हम कितना क्वेश्चन बता दिए बाबू? 19 से लेकर के 26 तक बता दिए हैं। अगर इसके पहले आप लोगों ने नहीं देख पाए हैं तो हमको लगता है कि आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, है ना। बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। तथा केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो आपको लिए सुविधा के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसका प्रयोग आप लोग करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।